हेलो एवरीवन, ये है हमारी इंडियन इकोनॉमी क्लास 5th और मैं हूँ नेहा। तो चलिएगा करते हैं अपने आज के लेक्चर की शुरुआत। तो आज का लेक्चर हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे और पहले तो ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिलेबस दिखाया था, तो हम ये वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं और इसके बारे में मैंने बोला था थोड़ा पैसे के बारे में जान लेते हैं, हम ये भी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में मैंने आपको एक और लेक्चर कराया था, वो जिसमें कि मैंने आपको डिमांड सप्लाई मांग पूर्ति नियम बताए थे। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा 1947 के बाद में और ये अब तक वर्तमान में क्या प्लानिंग कमीशन आया, उन्होंने कब कब हमारी जो वृद्धि दर थी वो कैसी रही और प्लानिंग कमीशन में क्या क्या दिक्कतें आई, क्यों नीति आयोग आया, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में सब कुछ पढ़ा चुकी। सिचुएशन है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि वर्तमान में सिचुएशन क्या है, तो वो कैसे रही अभी आपको इसका आपको अच्छे से आप अंदाजा लगा पाओगे। और ये जो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है ना, ये अभी हमारा खत्म नहीं होता है पुरानी वीडियो के साथ में। इसमें क्या है कि मैंने आपको देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 क्षेत्र। अभी आपको ये आज मैं अच्छे से यही पढ़ाने वाली हूँ। और इस 3 क्षेत्र में एक तो आता है आपका कृषि, और एक आपका आता है इंडस्ट्रीज, और एक आपका आता है सेवाएं सर्विसेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, आज मैं आपको एक कृषि वाला जो टॉपिक है इस 3 क्षेत्र के अंदर वो कंप्लीट कराऊंगी। और ये बाकी 2 टॉपिक अगर आज की वीडियो में लेते तो वीडियो काफी लंबी हो जाती, और ये दोनों टॉपिक हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, कोशिश रहेगी कल तो संडे है तो वो मंडे को वीडियो आ जाएगी, तो आपको वो दोनों टॉपिक उस नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में हमारा एक टॉपिक बचता है राष्ट्रीय आय, ये भी हम किसी वीडियो में देखेंगे। ये एक टॉपिक बचता है। ये स्क्रीन पे जो इस टाइम पे टॉपिक दिख रहे हैं, इनका जो हम बेस है वो एकदम अच्छे से परफेक्टली तैयार करेंगे। और जो थोड़ा बहुत भी मेरे को करंट अफेयर से रिलेट करना होगा मैं वो रिलेट करूंगी। और बाकी फिर आपके हाथ में है कि आप ये वीडियो, जो इस वीडियो में जो मैं आपको बेसिक्स कराऊंगी, आप वो उनको करंट अफेयर से रिलेट करके कितना पढ़ते हैं और एग्जाम में आप कितना आउटपुट देते हैं। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है कि इस वीडियो से कितना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, दिल्ली पुलिस के लिए ये वीडियो पर्याप्त है कि नहीं, इस एग्जाम के लिए, ये सारे आंसर्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में एकदम देने वाली हूँ। तो चलिएगा अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ये पेज दिख रहा है, ये वाला मैंने जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने अपनी फर्स्ट क्लास से लिया है। तो उसमें मैंने आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ाए थे, जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है वो पढ़ाए थे मैंने नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पर, कि उनमें किस प्रकार का कार्य किया जाता है, तो वो मैं आपको पढ़ाई थे। एक तो फर्स्ट पढ़ाया था प्राथमिक क्षेत्र, जिसे प्राइमरी सेक्टर भी बोला जाएगा। सेकंड था आपका द्वितीयक क्षेत्र, जिसे टर्सरी सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा था आपका टर्सरी सेक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी क्षेत्र में क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर में जो डायरेक्ट आपके कच्चे माल होते हैं, अब कच्चे माल में आपके आ जाते हैं खनन, मछली पकड़ना, खेती, कृषि, ये सब आपके कच्चे माल में आ जाते हैं। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जो डायरेक्ट आपको नेचर से मिलते हैं, डायरेक्ट आपको एकदम पृथ्वी से मिलते हैं, आपको इतना यहाँ पे याद रखना है। दूसरा था हमारा सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या है कि इसमें फिनिश्ड गुड्स, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, अब फिनिश्ड गुड्स आपका जो तैयार माल है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो उसका विनिर्माण होगा कहाँ पे होगा, वो इंडस्ट्रीज में होगा, उद्योग में होगा। और एग्जाम्पल आपके सामने लोहा इस्पात उद्योग, ये आप सब देख सकते हो। फिर इसके बाद में है तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, और टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब इसमें आपके खुदरा, पर्यटन, बैंकिंग, आईटी सर्विसेज, ये सब आ जाता है। इसके साथ साथ में मैंने आपको एक क्वार्टरनरी सेक्टर यहाँ पे फोर्थ जो है, जैसे 3 हो गए, इसका एक चौथा भाग, ये भी मैंने आपको लिख के दिखाया था। पर ये देखिए आपको एग्जाम में ज्यादा चांस है कि ये सारी चीजें ना जो चौथे भाग में लिखी हुई है तीसरे भाग के अंदर ही आती हैं। पर वर्तमान में कुछ लोग इसको 4th क्लासिफिकेशन भी इसका करके लिख देते हैं, इसीलिए मैंने ये आपको अलग से भी लिख के दिया था। अगर 4th सेक्टर एग्जाम में ना आए तो ये आपको सारी चीजें टर्सरी सेक्टर के अंदर याद रखनी है। इसमें क्या है, नॉलेज, एजुकेशन, अनुसंधान और विकास, ये सब आपकी आ जाती हैं टर्सरी सेक्टर के अंदर।
तो देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और आपको थोड़ा आइडिया इन दोनों बाकी सेक्टर के बारे में भी मिलेगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे मैं आपको जो ये वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसी में मैं आपको यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स कराऊंगी और आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो 1990 के दौरान सबको पता है, जो भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है कि उस टाइम पे 1990, 91, 92, 93 के टाइम पे क्या दिक्कतें आई थी जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े थे, तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिएगा करते हैं अपना एकदम से लेक्चर शुरू। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा पाई चार्ट बनाने की कोशिश करी है, बाकी आपको मैं जो डेटा है वो परसेंटेज में भी लिख दिया है और आपको ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे है परसेंटेज शेयर इन जीडीपी। अब ये जीडीपी शब्द क्या है, अब इसे मैं आपको एक अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगी। और यहाँ पे देखिए आपको पता ही है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आप ये समझिए कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक देश के क्षेत्र के अंदर में जो पैदा होंगी उनको ही बोला जाता है जीडीपी, जो उनकी वैल्यू होती है। अभी बस आपको इतना याद रखना है, बाकी जो कैसे कैलकुलेट होती है, क्या इसकी डिटेल है, ये क्या है, ये जो इसका जो जीडीपी का एक डेटा और वहां पे आपको मैं ये पढ़ाऊंगी। तो अब देखिए यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपको दो चार्ट दिख रहे हैं, ठीक है, दो पाई चार्ट दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है आपको 1951 का और आप इसे कह सकते हो ये वाला है आपका वर्तमान का, जो प्रेजेंट में हमारा चार्ट है आप ये उसको कहोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो हमारी जीडीपी में इनका जो परसेंटेज शेयर था कि कितना प्रतिशत योगदान देते थे, ये आप कह सकते हो कि आजादी के समय की है यहाँ पे ये वाली, और ये है आपका वर्तमान समय में। तो आजादी के समय में देखिए यहाँ पे आपको ये प्राइमरी क्या है, आप यहाँ पे प्राइमरी से समझोगे। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है कि वो जो हमारा डायरेक्ट जो नेचर से आता है, तो यहाँ पे आपको ये प्राइमरी सेक्टर डायरेक्ट नेचर से आपको यहाँ पे समझना है एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज। ये यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर और अलाइड जो सेक्टर है हमारा, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, ये उससे संबंधित क्षेत्र इसमें क्या होगा, कृषि तो हो गया आपका जो आप गन्ना हो गया, आपका गेहूं, आप फसलें उगाते हो, और अलाइड सेक्टर यहाँ पे जो कृषि से संबंधित क्षेत्र आपके आ जाते हैं, मत्स्य पालन, आपका जो फिशरीज होता है, ठीक है, जो आप लोग ये खेती, इसके साथ साथ में बत्तख पालन और मछली पालन और आपका जो ये एनिमल्स जो होते हैं जो दूध देते हैं, गाय भैंस, ये सब आपके अलाइड सेक्टर जो एग्रीकल्चर से संबंधित क्षेत्र होते हैं उसके अंदर आ जाती है। तो ये देखिए ये जो यहाँ पे है ये 51% है, ये आजादी के टाइम पे ये जो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र हैं उनका योगदान हमारी जीडीपी में जाता था। और ये 15% आपका योगदान हमारा जाता था सेकेंडरी सेक्टर से। ये सेकेंडरी सेक्टर आपका क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और जो हमारा 34% योगदान है ये हमारा जाता था टर्सरी सेक्टर से, और आप कहोगे सेवाओं वाले सेक्टर से। अब देखिए वर्तमान में क्या हो गया, एकदम उल्टा सा हो गया है। आपको यहाँ पे तो दिख रहा है टर्सरी सेक्टर, ये क्या है आपका सेवाओं का जो क्षेत्र है, सर्विसेज वाला जो क्षेत्र है, ये आपका देता है 53%, 53.9, 53 भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 53, 54 आप इसको याद रख लो। और ये देखिए खेती और उससे संबंधित क्षेत्र जो आपका दे रहा है वो वर्तमान में 17% के करीब दे रहा है, 17% के करीब दे रहा है। और जो नेक्स्ट है आपका हमारा, अब ये क्या बचता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बचता है, जो इंडस्ट्रीज वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण जो क्षेत्र है हमारा, वो देता है हमारा 29%। अब आपको इतना याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हो गया होगा याद, फिर चलो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। जो आजादी के टाइम पे हमारे यहाँ पे 51% था खेती का और उससे संबंधित क्षेत्र का योगदान, जो कि वर्तमान में अब हो गया है 17% के लगभग। अभी ये घटता ही जाएगा, क्योंकि जब भी कोई सोसाइटी आगे बढ़ती है, सोसाइटी, देश या कोई समाज जब वो आगे बढ़ता है तो उसका क्या होता है कि उसकी जो ये आपकी जो प्राइमरी सेक्टर जो खेती से रिलेटेड चीजें होती है, इसका तो आपकी जीडीपी में जो परसेंटेज है वो कम होता जाएगा, और जो बाकी क्षेत्र हैं आपकी सर्विसेज हो गई और जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इनका जो जीडीपी में परसेंटेज जो शेयर है, भागीदारी है, ये हमारी बढ़ती जाएगी। तो ये आपने देख लिया 50% से 17% के लगभग हो गया, और यहाँ पे ये देखोगे आप 15% से ये बढ़ के आपका हो गया
29%, क्योंकि जो यहाँ पे खेती बाड़ी में जो लोग लगे हुए थे और जो खेती बाड़ी से कुछ लोग इधर भी चले गए आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और बाकी ये देखिए आप सबसे ज्यादा ये 33% से आपका हो गया है 53%। तो आ गया होगा आपको ये समझ। और यहाँ पे देखिए आपको एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई दिखेगी, ये क्या है, ये मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे, आपको ये वाला भी मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं, जब भी इस टॉपिक की वीडियो आएगी बजट, जब मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी इस लेक्चर सीरीज में, तो उसमें क्या है कि बजट के साथ साथ मैं आपको थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे का भी बताऊंगी। तो ये वाला डेटा मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया है। बजट क्या होता है कि बजट हमारी सरकार को एक होता है वार्षिकी वित्तीय विवरण। संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं है, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं आपको ये पॉलिटी की क्लास में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि ये हमारा संविधान के किस आर्टिकल में आता है, तो आपको एक कमेंट सेक्शन में आंसर इसका देना है। तो ये डेटा क्या है, ये डेटा है, देखिए मैंने एक ट्रिक बना दी है साइन, ठीक है, साईं बाबा का नाम से आप किसे कैसे भी याद रख सकते हो। ये क्या है कि घटते क्रम में है। सबसे ज्यादा जो आप कहोगे कि जो हमारा परसेंटेज में इजाफा हुआ है वो हुआ है सर्विस सेक्टर की, जो ग्रोथ रही है वो रही है 6.9%। 2019 से 20 में, ये हम डाटा की बात कर रहे हैं 2019 से 20 की, क्योंकि पुराना डेटा ही हम एकदम परफेक्ट बता सकते हैं। आपने देखा होगा 20 से 21 के लिए भी लोग भविष्यवाणी करते हैं, बट वो कोई अलग करता है। आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक कुछ अलग बोलता है कि भारत की ग्रोथ रेट इतनी रहेगी, IMF अलग बोलता है, हर 2 महीने बाद 4 महीने बाद अलग ग्रोथ रेट आ जाती है। तो वो इतना आपको जो एक ओवरऑल आइडिया है आपको वो रखना है। तो ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने बात करी है, और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हमारा संविधान कोई बात नहीं करता है। सरकार की मर्जी है इकोनॉमिक सर्वे लाए या ना लाए, बट बजट सरकार को लाना पड़ेगा, क्योंकि बजट होता है हमारी सरकार पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन की, जो संविधान में जो जिम्मेदारी दी गई है वो तो लाना ही लाना पड़ेगा। और ये आपको अब कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि बजट कौन से आर्टिकल के अंदर हमारे संविधान में आता है। तो एस माने यहाँ पे है सर्विसेज, और ए माने है यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, और आई माने है आपका इंडस्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो। तो देखिए ये ग्रोथ जो इसमें सबसे ज्यादा रही थी वो आपकी सर्विसेज की रही थी 6.9%, एग्रीकल्चर की रही है 2.8%, और इंडस्ट्रीज की रही है 2.5%। तो ये आप घटते हुए क्रम में साई करके याद रख सकते हो, या आप इसे बढ़ते हुए क्रम में रखना चाहो तो इसे IAS के रूप में याद रख सकते हो कि सबसे कम जो रही है बढ़त रही है हमारे यहाँ पे वो रही है हमारी इंडस्ट्रीज की, ये यहाँ पे रही है हमारी एग्रीकल्चर दूसरे नंबर पे, और सबसे ज्यादा रही है हमारी सर्विसेज की। अब आपको ये कंफ्यूजन यहाँ पे ये नहीं, मैं यहाँ पे जीडीपी की परसेंटेज शेयर नहीं बता रही हूँ, मैं इनके अंदर बढ़त जो हुई है वो बता रही हूँ। तो इसलिए आपको जीडीपी परसेंटेज शेयर से कंफ्यूजन करके ये नहीं रखना है। अभी तो आपको ये ऊपर जो पाई चार्ट से पता चल चुका है कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे अभी जीडीपी से शेयर जो आ रहा है वो सर्विसेज सेक्टर से आ रहा है, उसके बाद में आपका आ रहा है इंडस्ट्रीज यानी मैन्युफैक्चरिंग से, और तीसरे नंबर पे आपका आ रहा है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज से। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये मैं इन तीनों के बढ़त के बारे में बात कर रही हूँ, और वहां पे मैं जो जीडीपी परसेंटेज शेयर में बात कर रही हूँ कि वो जीडीपी में अपनी कितनी हिस्सेदारी देते हैं। तो चलिएगा, अपना आज का जो लेक्चर है उसका मेन टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। तो उसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए साथ साथ में यहाँ पे आप पॉलिटी का रिवीजन भी कर सकते हो कि ये एग्रीकल्चर है जो आपकी ये 3 लिस्ट में आपको पढ़ाई हूँ, 7th स्केड्यूल में आती है, 7वीं अनुसूची में हमारे संविधान में 3 लिस्ट के बारे में वर्णन है। पहली आती है आपकी सेंटर जो केंद्र की होती है, केंद्र की सूची, दूसरी राज्य की, और तीसरी होती है आपकी समवर्ती, जिसमें कि दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, केंद्र और आपका राज्य। तो कृषि आपका आता है राज्य सूची में। कृषि पे कौन कानून बना सकता है? आपका राज्य। तो देखिए यहाँ पे अब कृषि हमने स्टार्ट कर दिया, अभी बहुत सारा आइडिया भी हमने कृषि के बारे में ले लिया। तो एक और जैसे आपको मैंने यहाँ पे ये अभी कृषि की जो 2019 और 20 की मैंने आपको ग्रोथ रेट बताई है 2.8% है। तो अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कृषि की ग्रोथ रेट इतनी कम क्यों है? तो पहली बात तो आपको मैं बताती हूँ 2014 में क्या था कि हमारे यहाँ पे जो कृषि की जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव में चली गई थी। वो क्यों चली गई थी नेगेटिव में? उसमें आप किसी एक सरकार को भी दोष नहीं दे सकते। उस साल क्या हुआ था कि भारत में बारिश बहुत कम हुई थी। एल नीनो, आप उसमें ज्योग्राफी में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एल नीनो,
इसकी वजह से भारत में बारिश होने की वजह से सूखा, ड्राउट पड़ गया था। तो इस वजह से जो हमारी कृषि की उपज थी वो कम हुई थी। तो इसीलिए ये जो आपकी ग्रोथ है एग्रीकल्चर में 2014 में हमारी नेगेटिव रही थी। तो अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, थोड़ा देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि पिछले 10 साल से क्या लगातार हमारी एग्रीकल्चर है जो खेती है वो लगातार बढ़ रही है या लगातार घट रही है। लगातार बढ़ने का मतलब है कि 2011 में अगर 1 थी तो 2012 में 2 हो गई, 3 हो गई, मतलब बिल्कुल नहीं घट रही है लगातार बढ़ने का मतलब। और लगातार घटने का मतलब है कि एकदम घटे जा रही है, बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। तो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में कभी घटी भी है और कभी बढ़ी भी है। तो उसके बाद में ज्यादातर बढ़ रही है, पर ये नहीं कि हर साल एकदम ऐसे सीधे सीधे बढ़ रही है, कभी थोड़ा कम बढ़ती है, कभी थोड़ा ज्यादा बढ़ती है। तो आपको ये आइडिया यहाँ पे रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2015 में सरकार कहती है कि हम जो हमारे यहाँ पे जो किसान हैं उनकी जो इनकम है जो खेती से और उसकी जो अलाइड सेक्टर्स हैं जो उनसे उनकी इनकम आती है 2022 तक हम उसे डबल कर देंगे। तो ये बात कब कही गई? 2015 के लेवल से करेंगे डबल, कि अगर 2015 में कोई किसान 2 रुपए कमा रहा है तो 2022 में जाके वो किसान 4 रुपए कमाने लग जाए, या 100 रुपए कमा रहा है तो 200 रुपए कमाने लग जाए। सही है। और इसी के लिए 2016 में एक समिति बनाई गई, अशोक दलवाई समिति। ये इसका केंद्र सरकार ने गठन 2016 में किया और इसका क्या काम है कि इसको सरकार को रिकमेंडेशंस देनी है, सुझाव देने हैं कि डबल फार्मल इनकम कैसे हो। अब ये आपको देखिए थोड़ी आप इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि 2022 आ रहा है और अपना ये अशोक दलवाई समिति ने भी कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह दी होंगी, तो उस वजह से वो न्यूज में भी करंट अफेयर में रहती होगी। तो आप देखिए कैसे है कि किसी की डबल इनकम हो जाएगी, आपको ये थोड़ा ट्रिक बना के याद रखना है, किसी की डबल इनकम हो जाएगी तो थोड़ा तो आप देखिए यहीं से डबल थोड़ा इसे अलग तरह से बोल के डबल इनकम हो गई। तो अब वो किसी के पास व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा पैसा क्या करेगा, वो अपने बैंक में जाके डलवा देगा। तो डबल इनकम उसने बैंक में डलवा दी ऐसे करके। तो अशोक दलवाई समिति, आप इसे ऐसे कुछ भी करके इसे रिलेट करके याद रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने देखिए ये हमारा क्या है, क्रैश कोर्स है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसमें आपके सारे पॉइंट कवर हो जाए इंपॉर्टेंट, और डिटेल में बताने की भी कोशिश कर रही हूँ। और एक जो नॉर्मल कोर्स होता है उसमें तो बहुत सारी क्लासेस आती हैं इकोनॉमी की, पर यहाँ पे हम कोशिश करेंगे 10-12 क्लासेस में कोर्स कंप्लीट करें। तो ये इसीलिए देखिए यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है NPK, ये जो हमारा फर्टिलाइजर है, ठीक है, जो हमारे फर्टिलाइजर यूज होते हैं तो उनमें NPK उर्वरक जो यूज होते हैं खेत में, NPK नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, और ये क्या है, K माने आपका पोटेशियम। ये आपके जो केमिस्ट्री में सिंबल्स यूज होते हैं ये वो है। तो ये होना चाहिए कि रेशियो, एक अच्छा रेशियो माना जाता है, वो माना जाता है 4:2:1। ये अनुपात में ये यूज होने चाहिए हमारे यहाँ पे कृषि में। पर भारत में देखिए ये रेशियो कितना गड़बड़ाया हुआ है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का ये रेशियो आता है आपका 8:3:1। देखिए ये क्यों इतना ज्यादा है। नाइट्रोजन आपका कहां से आता है, यूरिया से, और यूरिया में भारत पे मिलती है बहुत सब्सिडी। अभी एग्जैक्ट रेट तो मेरे को नहीं मालूम, पर यूरिया का कट्टा आपको बहुत सस्ता मिलता है, उससे उसकी जो एक्चुअल प्राइस होती है, जो उसकी वास्तविक कीमत होती है वो बहुत ज्यादा होती है उससे, पर वो सस्ता मिलता है। तो सस्ते मिलने की वजह से क्या होता है कि लोग खेतों में उसे ज्यादा लगा देते हैं। तो ये भारत में जो इस समय ये यूज किया जाता है, ये इसका रेशियो किया जाता है 8:3:1। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कितना होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए 4:2:1। NPK होना चाहिए 4:2:1, पर हमारे यहाँ पे यूज किया जा रहा है इसका 8:3:1। आप इसे ऐसे याद रखोगे। तो अब अपना बढ़ते हैं आगे, और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है। तो देखिए 2019 तक क्या था, अभी मैंने जैसे आपको एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज बताए हैं, जो खेती है और उससे संबंधित क्षेत्र हैं, तो उनके लिए देखिए उससे संबंधित क्षेत्र, तो ये क्या था हमारे यहाँ पे, एक थी मिनिस्ट्री, ठीक है, ये अभी लेटेस्ट बनी है हमारी 2019 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये हमारी डेयरी से संबंधित मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत में एक नया नवगठित मंत्रालय है। इसे 2019 में बनाया गया है, और इसे किसके अंदर बनाया जाएगा, ये देखिए इसी नाम का, ये जो अब मंत्रालय है ना, यहाँ पे मंत्रालय की जगह ये क्या होता था, डिपार्टमेंट होता था, विभाग होता था। किसके अंदर था, ये था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो किसान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंदर में
ये जो आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री की जगह पहले डिपार्टमेंट था 2019 से पहले। तो 2019 से पहले क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट था 2019 से पहले। और ये किसके अंदर था, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर था। पर 2019 से क्या किया है सरकार ने, ये डिपार्टमेंट ना रह के ये बना दी है मिनिस्ट्री। अब ये खुद में मिनिस्ट्री बन गई है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, तो इसलिए नवनिर्मित आपका हो जाता है ये मंत्रालय, जो कि बना है 2019 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है। अब देखिए आप इसके बारे में ये देख लीजिएगा कि जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए जो मंत्रालय बना है 2019 में हमारा एकदम नया, तो इसके अभी इस टाइम पे मिनिस्टर कौन है, तो ये आप देखिए श्री गिरिराज सिंह हैं इसके मिनिस्टर। अब आपको जब भी आपका एग्जाम हो एक बार नेट से ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि ये या नहीं। वैसे तो देखिए ये बाकी डिपार्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था मिनिस्टर पूछे जाने की दृष्टि से एग्जाम में। कृषि, आपके कृषि के डायरेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एजुकेशन के ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पर ये क्यों पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि अभी नया डिपार्टमेंट बना है 2019 में, तो इसके 1-2 साल तक पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसीलिए आप ये जो मिनिस्टर हैं इनको आप एकदम करंट अफेयर के साथ में अपडेट करके रखिएगा। अभी मैं फिलहाल में आपका इनको वर्तमान का डेटा बता रही हूँ। तो चलिएगा और अपना आगे और बढ़ते हैं। और अब हमने कृषि के बारे में जान लिया, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये है क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हर कोई आपसे इससे वाकिफ होगा, क्योंकि ज्यादातर आप लोग किसान फैमिली से या किसानों से किसी ना किसी तरह कनेक्ट रहते हो। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आपकी कोई फसल बुवाई करी जाएगी, गेहूं की बुवाई से पहले, चावल की बुवाई से पहले, ठीक है, धान की खेती की बुवाई से पहले, सरकार एक कुछ पैसे बोलती है कि हम इतने रुपए पे कम से कम आपकी जो बुवाई है, जो आपका जो फसल उग के आएगी खरीदेंगे। तो देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि एमएसपी कब घोषित किया जाता है, तो ये फसल की बुवाई से पहले, बुवने से पहले घोषित किया जाता है। तो आपको कंफ्यूजन किया जा सकता है एग्जाम में कि ये फसल की कटाई के दौरान, ठीक है, बुवाई के दौरान कब किया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। और इसे लाता कौन है, ठीक है, अब आपने एमएसपी पढ़ लिया, बट एमएसपी लाएगा कौन, तो ये देखिए आपका लाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, और इसे आप शॉर्ट में CCEA भी रख सकते हो। ये आपके जो फाइनल आपकी ये आती है आपकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये आपके जो फाइनल एमएसपी होते हैं ये डिसाइड करती है, बट इसको रिकमेंडेशन कौन देता है, जो ग्राउंड लेवल से जाके कि इतनी एमएसपी रहेगी वो देती है आपको इसको रिकमेंडेशन CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो आपको ये बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। और इसका हिंदी में नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये बना कब था, बना में है, और ये किसके अंडर आता है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर ही ये वाला जो आपका कमीशन है ये उसके अंदर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि एमएसपी कौन डिसाइड करता है। रिकमेंडेशन CACP की रिकमेंडेशन पे हमारा CCEA डिसाइड करता है। और कृपया करके इनकी फुल फॉर्म और पूरे नाम याद रखें। ये शॉर्ट फॉर्म तो आपको एग्जाम में एकदम से याद करने के लिए होती है, पर एग्जाम में ज्यादातर चांस है कि फुल फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो अपना आगे और बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि भारत में किस किस फसलों पे हमारे यहाँ पे एमएसपी घोषित किया जाता है। तो ये देखिए मैंने सरकार की वेबसाइट से ये एकदम सटीक डेटा लाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सरकार 22 फसलों पे, आप कहीं पे यहाँ पे 23 भी पढ़ोगे, कहीं पे यहाँ पे 24 भी पढ़ोगे। तो ये कैसे आगे पीछे कैसे आप बढ़ता डेटा पढ़ते हो। तो ये देखिएगा 22 जो होता है ये अनिवार्य रूप से सरकार को लाना है तो लाना ही है। इसके अलावा सरकार अपनी मर्जी से 1-2 फसलें जोड़ सकती है इसमें। तो 22 फसलों में अब ये आपको यहां तक पता चल गया अनिवार्य रूप से लाती है एमएसपी। और उसके अलावा गन्ने के लिए लाती है आपकी FRP, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं ये भी। और ये आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन, सबसे ज्यादा किस सीजन की फसलों के लिए आपका जो एमएसपी है वो लाया जाता है। तो सबसे ज्यादा आपकी जो खरीफ सीजन की जो फसलें होती है उनके लिए एमएसपी सबसे ज्यादा खरीफ सीजन की फसलों के लिए लाया जाता है, जिसमें कि 14 फसलें उसके अंदर आती हैं और 6 फसलें रबी सीजन की आती हैं और 2 होती हैं आपकी वाणिज्यिक फसलें जिनके लिए आपका एमएसपी लाया जाता है। तो खरीफ सीजन की फसलें आपकी कौन सी होती हैं, तो ये देखिए ये होती हैं आपकी जून से अक्टूबर के महीने में। तो इन्हें मानसून की क्रॉप भी बोला जाता है। इसमें आपके एग्जाम्पल खरीफ फसलों के एग्जाम्पल होते हैं, ये आप याद रखिएगा एकदम अच्छे से।
कॉटन, राइस, जवार, बाजरा, मेज, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और इसके बाद में दूसरी आपकी 6 रबी फसलें। देखिए मैं ये कैसे याद रखती हूँ, मैंने किसी व्यक्ति का नाम रबी के नाम से सुना हुआ है, ठीक है, मैं उस व्यक्ति को जानती हूँ, तो रबी के नाम से मैं ना सीधा गेहूं याद रख लेती हूँ। अब मेरे को पता है गेहूं के साथ साथ में और क्या फसलें होती हैं, इतना थोड़ा दिमाग है कि गेहूं के साथ में सरसों भी सर्दियों में होता है। थोड़ा खेत में जाओ, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से, मेरे से भी ज्यादा पता हो, खेत में जाओ वहां पे देख लो ध्यान से। मैं तो यही करती हूँ कि खेत में गई और वहां पे देख लिया कि भाई गेहूं के साथ साथ में कौन सी फसल हो रही है, तो मैं रबी वाली फसलें ज्यादा अच्छे से याद रखती हूँ। और ये 6 फसलों के लिए ही होता है, अभी आप ये देख लोगे। बाकी फिर जो 14 फसलें होती हैं, ज्यादातर फसलें आपकी खरीफ के अंदर आती हैं, या आप खरीफ वाली फसलें याद रख लो कि आपका जो राइस है, जो आपका धान है, वो खरीफ फसल होता है, और बाकी फिर आपका गेहूं जो आएगा वो रबी में आएगा, क्योंकि भाई धान और गेहूं तो एक साथ नहीं बोए जाएंगे, इसलिए आप फिर इनके साथ में जो भी फसलें बोई जाती है आप उनके हिसाब से याद रख सकते हो। तो चलिएगा अब ये देख लेते हैं हम कि 7 ये जो अभी 22 फसलें हैं ये कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे ये देखिए एमएसपी 7 तो आपकी अनाज जो आपकी सीरियल्स फसल के अंदर आती हैं, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, उनके लिए लाया जाता है। अनाज में कौन कौन से आएंगे, धान आपका अनाज होता है, गेहूं आपका अनाज होता है, जौ अनाज होता है, जवार, बाजरा, मक्का और रागी, ये सब आपके अनाज होते हैं। तो देखिए एग्जाम में कैसे कंफ्यूज किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल के लिए आपका एमएसपी आता है या नहीं आता है। अगर इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन में दिखता है तो आपको वो टिक मार के सही करना है। नेक्स्ट आपका दलहन, जो आपकी पल्सेस होती है, जो दालें होती है, उनको दलहन बोला जाता है। उसमें किस किस के लिए लाया जाता है, चना, अरहर, ठीक है, अरहर को तुर भी बोला जाता है, हिंदी में अरहर और अरहर ही लिख गया है, पर इसे तुर भी बोला जाता है। तो ये नहीं कि एग्जाम में तुर आ जाए, तुर दाल आ जाए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट आपका मूंग दाल के लिए, उड़द दाल के लिए और मसूर दाल के लिए, ये 5 दालों के लिए आपका एमएसपी आता है। तो कृपया करके ध्यान रखिएगा, चना, अरहर, और अरहर को तूर दाल भी बोला जाता है, तूर दाल, मूंग, उड़द और मसूर। आती हैं तिलहन, ठीक है, ये क्या होती है, ये ऑयल सीड्स होते हैं जिनसे कि आपका तेल निकलता है। तो दलहन और तिलहन में कंफ्यूजन हो सकता है, पर डे से दलहन दाल, ठीक है, और तिलहन ते से तिल, तेल, तिल से क्या निकलता है, तेल। तो इस प्रकार करके आप कुछ भी इसे याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, मूंगफली एक तो हो जाती है आपकी यहाँ पे मूंगफली, और ये एक रेप सीड सरसों, ये सरसों का ही कुछ होता है, रेप सीड सरसों जैसा ही होता है। तो सरसों और रेप सीड दोनों को एक एक आप समझ सकते हो। तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, सीसम, कुसुम और निगरस, ये आपको सारे नाम देख सकते हो। निगर सीड, ठीक है, सनफ्लावर सीड, सीजम, सीजम, और ये सीसम वाला पेड़ नहीं है, सीजम होता है। एक बार आप सर्च करके देख लीजिएगा, अगर आपको किसी को पता है कि ये कैसा होता है, कैसा पेड़ है, तो आप एक कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे और ये देख लेते हैं, ये अभी तक तो हमने अनाज पढ़ लिया, दाल पढ़ लिए, और कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जो वाणिज्यिक व्यावसायिक जो फसलें हैं, जो कि हमारे बेच के पैसे कमाए जाने के लिए उगाई जाती हैं। तो उनमें से एक तो आता है आपका कच्चा कपास। क्या आता है, कच्चा कपास, कच्चा जूट, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कोपरा, इसे खोपरा भी बोला जाता है, कोपरा, यहाँ पे खोपरा। और नेक्स्ट है आपका भूसा नारियल, डी हस्क्ड कोकोनट। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए आप इसे याद रखोगे, जो सूखा हुआ जो नारियल है, जो आपकी खीर में जो घिस के गोला डलता है, उसे कोपरा बोला जाता है। ये बस आपको इतना याद रखने के लिए। और ये डी हस्क्ड कोकोनट कौन सा है, जो पूजा के लिए जो नारियल यूज होता है, जिसके ऊपर आपके वो बाल, नारियल के बाल लगे रहते, कच्चा जो नारियल होता है, उसे ये वाला डी हस्क्ड कोकोनट, भूसा नारियल भी बोला जाएगा। तो ये आप ये चारों तो बिल्कुल ही अच्छे से याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि इनमें से कौन सी क्रॉप के लिए आपका एमएसपी है जो घोषित किया जाएगा। और देखिए एक और आपको यहाँ पे चीज याद रखनी है, अब इसके बाद में रबी की फसल के लिए या खरीफ फसल के लिए, आपके एग्जाम से पहले किसी भी फसल के लिए अगर सरकार एमएसपी लाती है, तो फिर आपको उस टाइम पे अगर कोई नई फसल ऐड कर दे, जोड़ दे, घटा दे, तो वो उस टाइम पे आपको करंट अफेयर से अपडेट करके एकदम याद रखना है। बाकी फिर देखिए आप अगर ऐसे करंट अफेयर से अपडेट नहीं करोगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और फिर उसमें आप टीचर को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि टीचर ने तो एक वीडियो उस टाइम पे डाली थी जो उस टाइम पे डेटा था, और आप एग्जामिनर ने क्या किया कि वो अपडेटेड डेटा उठा लिया आपके एग्जाम में, और अपडेटेड डेटा ही आता है एग्जाम में। तो आपको अपडेट अपना डेटा अच्छे से रखना है। और यहाँ पे देखिए गन्ने के लिए क्या आता है एग्जाम में, बहुत
उचित और पारिश्रमिक जो मूल्य है वो किस फसल के लिए लाया जाता है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है, वो आपका आता है शुगर केन के लिए। ये क्या होता है कि ये जो प्राइस है ये आपको जो शुगर मिल है, जो किसान शुगर मिल पे अपने गन्ने लेके जाते हैं, ये उनको वहां पे मिलता है। एक तरह का आप इसे एमएसपी समझ लो, पर एमएसपी से अलग है और इसे केंद्र सरकार घोषित करती है। और ये क्या है कि इतना तो दे नहीं है, राज्य सरकार इसमें बढ़ावा कर सकती है। तो जैसे कि सरकार ने मानो कि 100 रुपए कर दिया घोषित, ठीक है, तो उसमें क्या है कि 100 रुपए में तो शुगर मिल को केंद्र सरकार ने 100 रुपए घोषित किया, तो शुगर मिल को 100 रुपए तो उस किसान को देने पड़ेंगे। अगर राज्य सरकार 100 से ज्यादा 120 कर दे तो वो 20 रुपए ऊपर के राज्य को देने पड़ेंगे। आ गया होगा आपको यहाँ पे समझ। और इसके बाद में अब हमारा एक और टॉपिक इसी के अंदर कृषि से संबंधित एक और टॉपिक आता है। एमएसपी खत्म करने के बाद में हम पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। अब ये कृषि के अंदर ही है, कृषि से संबंधित ही है, हरित क्रांति, तो इसीलिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। अब हरित क्रांति को पढ़ने से पहले ये क्या है, तो सबसे पहले इसकी जरूरत क्या पड़ी और उस टाइम पे हमारे देश की हालत क्या थी, क्या सिचुएशन थी, तो वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो आपको मैं पहली वीडियो में भी पढ़ा चुकी हूँ, जो आप अब वर्तमान में हालत देख रहे हो उस टाइम पे वो हालत नहीं थे। गरीबी थी, उससे पहले अकाल, बंगाल में अकाल पड़ चुका था, तो भूखमरी की बहुत दिक्कत थी, खाने की, सबसे ज्यादा तो खाने की दिक्कत ही आती है, लोगों का पेट भरा नहीं हो सकता है, लोग खा नहीं सकते हैं। तो फिर क्या, देखिए जो आपने बहुत पढ़ा भी होगा, अभी मैं भी लेटेस्ट कहीं पे पढ़ रही थी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जो उनके पेट में जो बच्चा होता है उसे 3 महीने तक उसकी माँ को अच्छा खाना मिले, अच्छा पोषण मिले, तो बच्चा है वो जो बच्चा पैदा होगा उसका दिमाग अच्छे से विकसित होगा, जो बाकी उसके बॉडी के ऑर्गन है वो अच्छे से विकसित होंगे। अगर उसकी माँ कुपोषण में रहती है, उसे अच्छे से खाना नहीं मिलता है, तो बच्चा कैसे विकसित होगा और बच्चा कैसे हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। तो वो एक मैंने किसी की वीडियो देखी थी, वो बहुत अच्छे से इसके बारे में बता रहे थे। अगर मेरे को उस वीडियो का कभी याद आएगा तो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता दूंगी, आप भी उसको देख सकते हो। तो उस टाइम पे फिर क्या था कि देखिए हर चीज में दिक्कत थी, और फिर इसके बाद में चलते चलते इतनी सारी दिक्कतें थी, पूरा देश है, कभी कभी तो देखो परिवारों में दिक्कत आ जाती है तो उसे संभालने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। कभी गरीबी आ जाए अचानक से, किसी प्रॉब्लम से, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, तो उस परिवार को ही संभालने में, उसकी जो फाइनेंशियल हालत है वो संभालने में कई वर्षों का समय लग जाता है। तो ये तो पूरे देश के बारे में यहाँ पे बात है, तो देश को तो टाइम लगना ही है। तो फिर धीरे धीरे 1962 आ जाता है। 1962 में हो जाता है चाइना के साथ में युद्ध हमारा। उस टाइम पे भाई भारत को फिर पता चल जाता है कि हमें तो अब अपना अन्न उगाने में सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे भारत में खाने के लिए भी दूसरे देशों से पैसे देके अपना जो अन्न है उसे इंपोर्ट करता था, अपने देश के लिए आयात करता था, देश के अंदर मंगवाता था। और देखिए खाने जैसी चीज पे भी हम पैसा दूसरे देशों को दे रहे हैं, तो फिर बाकी चीजें भी तो बहुत मंगवानी होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें मंगवानी होती हैं, तो फिर और टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी मंगवाना होता है, तो सबसे ज्यादा पैसा तो खाने में ही जा रहा था। तो भाई खाना तो, हमारे देश एक कृषि प्रधान देश है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता से देखो और अब तक देखो, तो हमारे भारत में तो कपास, ये लो आप, गेहूं और चावल, ये सब उगाया आता जा रहा है पुराने समय से। तो इसी चीज को मजबूत किया जाए और दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी, अपनी निर्भरता है वो कम करी जाए। क्योंकि आपने ये एक लाइन में आपको बताती हूँ, ये कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, जो विश्व में क्या होता है कि कोई देश एक दूसरे का ना तो एकदम कहो कि सगा दोस्त है और ना कहो कि एकदम कट्टर दुश्मन है। क्या होता है कि एक परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, जिधर लोगों का, जिधर जिस देश का इंटरेस्ट दिखता है उसी समय पे वो देश उसकी तरफ हो लेता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है उस टाइम पे अमेरिका क्या था, वो चाइना की तरफ था। 1962 के लगभग की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो अमेरिका और चाइना की उस टाइम पे अच्छे से बनती थी। अब वर्तमान में क्या है कि भारत की और अमेरिका की बन रही है। तो जिधर भी इंटरेस्ट किसी देश के मुड़ते जाएं, देश उधर ही जाता है। तो परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, ना कि परमानेंट फ्रेंडशिप और परमानेंट आपकी दुश्मनी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो फिर इसीलिए क्या किया गया कि भारत को अपने दम पे खाने के रूप में, खाद्यान्न में खड़ा होना है, तो उसके लिए भारत में लाई गई हरित क्रांति। अब हरित क्रांति में क्या था कि जो प्रोडक्शन है आपका गेहूं का और धान का, ये प्रोडक्शन आपको बहुत ज्यादा बढ़ाना है। तो ये प्रोडक्शन, ये तो नहीं कि पुराने मेथड से बढ़ जाएगा। इसके लिए क्या होगा कि हमें नई टेक्नोलॉजी, नई तरह के बीज और नई तरह के ट्रैक्टर, मशीन, इरिगेशन, जो खेतों में पानी लगाया जाता है, उन सब की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये हमारा जो यूज लाए गए उच्च उपज किस्म के बीज, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में यूज करे गए।
अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन से साल में आई थी, ये आप मेरे को बताओगे, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको पढ़ाया था, आपको प्लानिंग कमीशन और उसके पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान बताए थे, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि 3 वार्षिक योजनाएं आई थी जहां पे योजना अवकाश लगा था 1966 से 69 के बीच में। तो वहां पे आई थी आपकी हरित क्रांति। आंसर मैं नहीं बता दिया आपको, हरित क्रांति उस टाइम पे आई थी। तो सीधा क्वेश्चन कौन सी 5 ईयर प्लान में आई थी, तो 5 ईयर प्लान के दौरान नहीं आई थी, वहां पे 3 वार्षिक योजना अवकाश के दौरान हरित क्रांति आई थी 1967 से 68 के बीच में। अब देखिए, आप एक और मैं डाउट यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। आपने कहीं पे ऐसे लिखा देखा होगा 1970s, अब कुछ लोग ना इसे पढ़ लेते हैं 1970, ये 1970 नहीं है, ये 1970s, जो 1970 का पूरा दशक है ये उसके बारे में बात करता है, 1970 से 1980 के बारे में बात कर रहा है। अगर 1980s लिख रहा है तो 1980 से 1990 के बारे में बात कर रहा है। आपको ये याद रखना है। आप ना कहीं पे ये भी, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है 1960s में आई थी, 1970s, 80s, 90s, तो आपको 1960s करेक्ट आंसर करना है। अगर उसमें भी आपको ये लिखा आ जाए कि लेट 1960s में, लेट 1960s की मतलब है 1965 के बाद का, अर्ली 1960s का मतलब हो जाएगा 1960, और मिड 1960s अगर कहें तो हम बात कर रहे हैं 1965 की। तो आपको ये चीज, बेसिक सी चीज समझ आ गई होगी। और हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर, जिन्होंने अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो उनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल यहाँ पे भूलना नहीं है आपको। और ये आपका है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो ये नॉर्मन बारलूंग, ठीक है। ये हम वर्ल्ड के बारे में, विश्व के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने अपने देश के बारे में बात करी। और एक और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ो या एनवायरमेंट पढ़ो, तो उसके अंदर आप जब एक कृषि पढ़ो तो कृषि को अच्छे से फोकस देके पढ़ना है। कि आजकल मैंने देखा है ज़्यादातर एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस, जो आपके एग्जाम जो पेपर सेट करते हैं उनका फोकस हो रहा है कि आपको कृषि से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और इसमें आपने पढ़ा होगा, ये आप जो रिवॉल्यूशन है, जैसे अभी यहाँ पे हमने हरित क्रांति पढ़ी, इसके अलावा आप गोल्डन रिवॉल्यूशन पढ़ोगे, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन आपकी नीली जो क्रांति है वो किससे संबंधित होगी, फिश प्रोडक्शन, मत्स्य पालन से संबंधित होगी। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो श्वेत क्रांति है वो आपकी किससे संबंधित होगी, वो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित होगी। और येलो जो पीले कलर की जो क्रांति है वो किससे संबंधित होगी, पीला आपका तेल होता है सरसों का, तो ऑयल सीड्स, जो आपके जो ऑयल के सीड्स हैं, जो आपके जिन फसलों से तेल निकलता है उनके जो बीज हैं उनके प्रोडक्शन में बढ़ावा, उनके जो उत्पादन है उसमें बढ़ावा, उससे रिलेटेड होगी। तो ये आप चीज आप जहां पे भी पढ़ो बहुत अच्छे से ध्यान से। एग्रीकल्चर आपको जहां पे भी दिख जाए वहां पे थोड़ा फोकस आप ज्यादा रखिएगा, बाकी सब जगह भी रखना है, एग्रीकल्चर पे भी आपको फोकस ज्यादा रखना है। बाकी रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर, मैं यहाँ पे आपको आपके आंसर्स देती हूँ। तो देखिए, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि दिल्ली पुलिस के लिए कितना पढ़ना है, ये लेक्चर किस एग्जाम के लिए पर्याप्त है। और कुछ लोग, एक और मेरे को कमेंट था, अब मेरे को याद नहीं किस वीडियो पे था, कि जैसे मेरी वीडियो से आप ही लोग बोल रहे थे कि आपका पॉलिटी मैंने पढ़ाया, तो पॉलिटी से आपका एक भी क्वेश्चन, मोस्टली आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, तो क्या ये इकोनॉमी के लेक्चर से भी वैसे ही पॉलिटी के जैसे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखिए, पॉलिटी में क्या है कि पॉलिटी है ज्यादातर आपका स्टैटिक पोर्शन। पॉलिटी में भी आपके करंट अफेयर जुड़ते हैं, डायनेमिक पोर्शन आपका करंट भी उसमें जुड़ता है, पर उसमें इतना नहीं है जितना कि आपका इकोनॉमी में है। इकोनॉमी में रोज आपकी चीजें चेंज होती रहती हैं। आरबीआई पढ़ोगे, रिजर्व आपका रिजर्व रेशियो, आपका आरबीआई के रेपो रेट, ठीक है, ये सब आरबीआई के चेंज होते रहते हैं, 2 महीने 6 महीने, कभी कोई नई पॉलिसी आ गई। तो आपको इकोनॉमी में ज्यादा करंट अफेयर अपडेटेड रहना है। और पॉलिटी में क्या है कि इसमें स्टैटिक पोर्शन ज्यादा है। मैंने आपको पंचायत के बारे में पढ़ा दिया, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में पढ़ा दिया, तो वो जब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से आए, तो वो इसी संविधान संशोधन से रहेंगे, वो बदल नहीं जाएंगे। इकोनॉमी में ज्यादातर चीजें बदलती रहती है। तो मेरा देखिए, ये जो जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसमें मेरा आपके लिए क्या मोटिवेशन रहेगा, मेरा क्या एम रहेगा कि जो भी आपका, मैंने अभी आपको सिलेबस में दिखाया है स्टार्टिंग में, ये आप देख सकते हो, जो भी आपको इस स्क्रीन पे यहाँ पे ये दिख रहा है सिलेबस, इसमें आपके बेसिक्स एकदम अच्छे से क्लियर कर दूं। आप जैसे मैं आप जीडीपी है यहाँ पे आपका, जहाँ पे भी जीडीपी मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आपको अगर मैंने यहाँ पे जीडीपी पढ़ाया, तो जीडीपी में क्या है कि आपको
अब एग्जाम में क्वेश्चन जीडीपी से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो जीडीपी का आपका बेस एकदम स्टैटिक पोर्शन और जो भी वर्तमान में करंट है जीडीपी से रिलेटेड वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगी, बट वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी फ्यूचर में आके आप वो कैसे उसको अपडेट करना है। तो देखिए जैसे पॉलिटी में ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, इकोनॉमी में मैं खुद वो वाली चीज आपको नहीं बोल सकती हूँ, पर मैं अपनी तरफ से आपको ये सारे बेसिक्स बहुत अच्छे से कराऊंगी। और जब भी आप भी करंट पढ़ोगे ना तो करंट में पढ़ के आपको ये नहीं लगेगा कि भाई ये कहाँ से आ गया एकदम उठ के, आपको उसका बेसिक है वो आपको इन वाले लेक्चर से देखने के बाद में पता रहेगा। और धन्यवाद, आपको जो मैं कहना चाह रही हूँ आप समझ गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका आंसर कर दूंगी। और आपको पसंद आती है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो, अदरवाइज आप डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रही हो, क्या आपको सुधार चाहिए, और आपके सुझाव आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। धन्यवाद, अपना और अपने सेहत का ध्यान अच्छे से रखें। थैंक यू।